हेलो। वेलकम है आपका हमारे इस ज्योतिष वाले चैनल में। तो आज हम मैरिज लाइफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैरिज लाइफ कैसे बर्बाद होती है, कैसे अच्छी चलती है, गुण मिलान कैसे किए जाते हैं, असल सिग्निफिकेंस क्या है गुण मिलान का, और हमारे जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं जितने भी पुराणों में या फिर ज्योतिष शास्त्र में जितने भी टेक्स्ट लिखे गए हैं विवाह संबंधित, उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे कि विवाह का एक सही योग क्या होता है, विवाह कैसे किया जाता है, कैसे गुण मिलान किए जाते हैं, और वैवाहिक जीवन बर्बाद कैसे होता है, तलाक कैसे होता है, और सभी प्रकार के कन्फ्लिक्ट जो मैरिटल लाइफ में पैदा होते हैं, उन सभी कन्फ्लिक्ट के बारे में, वो कन्फ्लिक्ट कैसे पैदा होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन रखेंगे। तो ज्योतिष में कई सारे ऐसे टॉपिक हैं और ज्योतिष में कई सारे ऐसे टिप्स या ट्रिक मिलती हैं जिससे हमें पता चलता है कि मैरिज लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे प्लैनेट्स मैरिज लाइफ में कैसे इफेक्ट डालते हैं, हम पर कैसे इफेक्ट डालते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक में डिस्कशन रखेंगे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। तो कुंडली के 12 घर में से आपको इतना भी पता होगा कि 7वें घर को स्पेशल शादी के लिए रखा गया है, कि शादी या विवाह में देखा जाता है कुंडली का 7वां घर। 7वीं राशि भी वो एक बैलेंसिंग राशि होती है और काल पुरुष की कुंडली में वो भी 7वें घर में फॉल होती है। तो थोड़ा बहुत इसको भी देखना पड़ता है, और ऑल ओवर अगर विवाह के लिए स्पेशल तरीके से देखा जाता है तो वो कुंडली के 7वें घर से देखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम विवाह के टॉपिक में चर्चा कर रहे हैं तो विवाह के टॉपिक में हमें देखना है 7वां घर कुंडली का। किसी भी इंसान का या लड़की है या लड़का है, अगर उसके विवाह के टॉपिक में डिस्कशन करना है या फिर विवाह में देखना है उसका प्रेजेंट कैसा है या पास्ट कैसा था या फिर फ्यूचर कैसा रहेगा, तो वो हमें 7वें घर से डिकोड करना पड़ेगा कि क्या उसमें मेलेफिक प्लैनेट हैं, क्या उसमें बेनिफिक प्लैनेट हैं, कैसी राशियां हैं उसमें, और कितने प्लैनेट्स की उसमें आस्पेक्ट है। तो ये सभी हमें देखना पड़ता है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि मैरिज लाइफ कैसे बर्बाद होती है। तो पहले नंबर आपको नजर डालनी है कुंडली के 7वें घर में। ठीक है। किसी भी लगन कुंडली को उठाइए। लगन कुंडली, हालांकि कुंडलियां कम से कम 16 प्रकार की हैं, जैसे 16 स्वर्ग बोला गया है। तो हालांकि उनका भी एक अलग ही सिग्निफिकेंस है, उनका एक अलग महत्व है। लेकिन अगर आपको मोटे मोटे तौर से अपनी मैरिज लाइफ को समझना है तो आपको अपनी कुंडली का, लगन कुंडली का 7वां घर देखना पड़ेगा। 7वां घर में क्या राशि पड़ी है, कौन से प्लेनेट बैठे हैं, किस प्लेनेट की आस्पेक्ट है, जो प्लेनेट वहां पर बैठा है उनकी डिग्रियां क्या है, या कहीं से वो पाप करतर योग में तो नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। कुंडली का 7वां घर है, जो राशि वहां पर लिखी है उस राशि का अधिपति, मतलब 12 राशियां होती हैं, 12 राशि में से कोई एक राशि वहां पर लिखी होगी, मतलब नंबर लिखे होंगे कुंडली के 7वें घर में। तो 7वें घर में आपको यहीं पर ध्यान देना है कि 7वें घर में जो राशि लिखी है उस राशि का कोई ना कोई उसका लॉर्ड होगा। मतलब हर राशि का एक लॉर्ड होता है, हर नक्षत्र का एक स्वामी होता है, हर राशि का एक स्वामी होता है। तो और ये स्वामी प्लैनेट्स होते हैं। आपको अगर जीरो लेवल से समझाएं तो हर राशि का एक अधिपति होता है, मतलब उसका मालिक होता है। तो 7वें घर में जो भी राशि पड़ रही, मतलब जो भी साइन है, जो भी नंबर है, उसका एक मालिक होगा। वो मालिक कहाँ जाकर बैठा है, कुंडली के किस घर में जाके बैठा है। और कुंडली में 12 घर होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि 7वें घर में जो राशि है उस राशि का एक अधिपति होगा और उसका अधिपति कुंडली के किस घर में बैठा है। अब आपको ये देखना है कि कहीं उपचय घर में तो नहीं बैठा है, कुंडली के 7वें घर का अधिपति कहीं उपचय घरों में तो नहीं बैठा, मतलब 6, 3, 6, 8, 11, 12, 10, ये उपचय घर भी हैं और ये नुकसान करने वाले भी घर कहलाते हैं। मतलब उपचय घर तो 3, 6, 10 और 11 बस हैं। 3, 6, 10 और 11 ये कुंडली के वे भाव हैं जो टाइम टू टाइम बदल रहे हैं। मतलब इन्हें शुद्ध हिंदी भाषा में उपचय घर बोला जाता है। ठीक है। यहीं पर आपको ध्यान देना है कि 7वें घर का अधिपति कहीं यहीं पर तो नहीं बैठा है, 3, 6, 10 और 11 में। अब दूसरी कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि कुंडली के 7वें घर का अधिपति कहीं 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में तो नहीं बैठा है। यहां से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती मिलेंगी आपको। मतलब ये प्रॉब्लम्स के हाउस हैं, और अगर सप्तम का अधिपति प्रॉब्लम्स के हाउस में जाएगा तो सप्तम में इसको प्रॉब्लम होगी। मतलब 7वें घर में प्रॉब्लम होने से आपकी मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी, और बहुत सारे सेक्टर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्पेशली मैरिज लाइफ में वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब दूसरी शर्त आपको ये देखनी है कि एक होता है भावत भावम, मतलब ज्योतिष में एक सूत्र होता है भावत भावम। मतलब जो भी प्लेनेट है वो प्लेनेट अपने से, अपने घर से कितने प्लेनेट्स अवे, कितने घर अवे गया है। मतलब जैसे 7वें घर का अधिपति 8वें घर में जाता है तो ये द्वि द्वादश की कंडीशन हो गई। मतलब अपने से सेकंड में चला गया, अपने से सेकंड में चला गया, और खुद प्लेनेट की राशि अपने से द्वादश में पड़ रही, 12th में पड़ रही। तो आपको ये भी नोटिस करना है कि अपने से कितने हाउसेस अवे जा रहा है प्लेनेट। मतलब जिस भी घर में उसकी राशि पड़ रही है उस राशि से कितने दूर गया है, कितने घर दूर गया है, उसी हाउस को कंसीडर करके आपको ये नोटिस करना है कि वो अपने हाउस से कितने हाउसेस दूर गया है।
तो अगर वो 6, 8 और 12 पोजीशन अवे जाता है तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी मैरिज लाइफ में। मतलब छठवें, अपने से 12वें, अपने से 8वें, मतलब अष्टम में अगर जाता है सप्तमें अपने से, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट मिल जाता है जो मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। अब आपको तीसरा जो पॉइंट देखना है, तीसरा आपको इसमें एट्रीब्यूट देखना है अगर कि मैरिज लाइफ और कहां से बर्बाद हो सकती है, तो आपको ध्यान देना है ठीक 7वें घर में, कि 7वें घर में कौन प्लेनेट बैठा है, कौन सा प्लेनेट बैठा है। मतलब 9 प्लेनेट्स में से कोई ना कोई अगर प्लेनेट वहां पे बैठा है तो आपको देखना है कि कहीं वो मेलेफिक्स तो नहीं है, कहीं वो पापक ग्रह तो नहीं है। मतलब पापक ग्रह की संज्ञा में शनि, राहु, केतु, सूर्य भी थोड़ा पापक ग्रह में आता है और मंगल भी आता है। मंगल भी क्रूर ग्रह में आता है और सूर्य भी क्रूर ग्रह में आता है, लेकिन शनि, राहु और केतु ये प्लैनेट्स पापक ग्रहों की संज्ञा में आते हैं, पापक ग्रहों की दृष्टि में आते हैं। तो आपको सीधा यही देखना है कि 7वें घर में कहीं शनि, मंगल, राहु, केतु ये प्लैनेट्स तो नहीं बैठे हैं। अगर ये प्लैनेट्स बैठे हैं तो यहाँ पर भी आपको एक संकेत मिलता है मैरिज लाइफ को बर्बाद करने का। अब आपको तीसरा पॉइंट देखना है कि जो भी वहां पे प्लैनेट बैठा है या प्लेनेट नहीं बैठा है, वहां पे जो भी राशि पड़ रही है, चाहे वो पूरा घर खाली हो, 7वां घर खाली भी हो, राशि लेकिन वहां पर जरूर होगी। अब आपको चौथा पॉइंट में ये नोटिस करना है कि 7वें घर में आस्पेक्ट कौन कौन से प्लेनेट कर रहे हैं। आस्पेक्ट मतलब कौन कौन से प्लेनेट वहां पर दृष्टि प्रभाव दे रहे हैं। अब अगर मेलेफिक्स वहां पर दृष्टि प्रभाव दे रहे हैं तो भी यहाँ पर शादी या मैरिज बर्बाद होने के बहुत चांसेस हैं। मतलब शनि, मंगल, राहु और केतु या फिर सूर्य भी इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य क्रूरता पैदा करता है, सूर्य अग्नि पैदा करता है और मंगल भी एक अग्नि पैदा करता है। तो यहाँ पर भी मैरिज लाइफ में अग्नि पैदा होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको यहाँ पर यही नोटिस करना है कि कहीं सूर्य की आस्पेक्ट तो नहीं है 7वें घर में, या शनि की आस्पेक्ट तो नहीं है, केतु की आस्पेक्ट तो नहीं है, या राहु की आस्पेक्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको एक सिंपल सा एक लॉजिक मिल जाएगा कि 7वें घर को ये भी बर्बाद कर सकते हैं एक दृष्टि प्रभाव से। अब दृष्टि अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो तो हालांकि हम इसके बारे में एक अलग से एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे दृष्टि प्रभाव के लिए, लेकिन आपको अगर सिंपल वे में समझा दें तो राहु के पास भी 3 दृष्टियां हैं, केतु के पास भी 3 दृष्टियां हैं, शनि के पास भी 3 दृष्टियां हैं और मंगल के पास भी 3 दृष्टियां हैं। और लेकिन इनकी दृष्टियां अलग अलग हैं। जैसे शनि अपने घर से तीसरे घर को देख सकता है, ठीक है, 7वें घर को देख सकता है। राहु अपने घर से 5वें घर को देख सकता है, 7वें घर को देख सकता है और 9वें घर को देख सकता है। और सभी के सभी प्लेनेट उनकी एक अपनी खुद की एक दृष्टि होती है जो कि सप्तम दृष्टि होती है। सभी प्लेनेट्स के पास एक कॉमन दृष्टि है जो कि सप्तम दृष्टि है। अपने घर से 7वें घर को डायरेक्ट आस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपने से 7वें घर को डायरेक्ट प्रभावित कर सकते हैं। इनके पास दो अलग अलग आस्पेक्ट हैं जो कि अलग अलग सभी प्लैनेट्स की अलग अलग आस्पेक्ट होती है। मतलब शनि के पास भी अलग अलग आस्पेक्ट है, मंगल के पास भी अलग अलग आस्पेक्ट है। तो इस आस्पेक्ट या दृष्टि प्रभाव के बारे में हम आगे चल के एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी आपको इस पॉइंट पे और ध्यान देना है। अब एक दूसरा और पहलू निकल के आता है, वो पहलू होता है मांगलिक दोष। हालांकि आजकल ये प्रचलन में खत्म हो चुका है, ये चलन से समाप्त हो चुका है, लेकिन हमारे जो एंसेंट टाइम था वहां पर इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस था। मांगलिक दोष, मांगलिक जो कि वर्ड से सीधा सीधा समझ में आता है कि ये मंगल से बनने वाला दोष है। हालांकि कईयों की कुंडली में ये दोष नहीं, योग भी बनता है, लेकिन यहाँ पर अगर दोष को हम कंसीडर में लें या दोष को हम पॉइंट बना के रखें कि मंगल कहाँ से डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है, तो मंगल अगर कुंडली के किसी भी मतलब महिला की कुंडली में या पुरुष की कुंडली में अगर मंगल पहले घर में बैठता है, मतलब केंद्र के किसी भी हाउसेस में बैठता है, मंगल पहले घर में बैठता है, चौथे घर में बैठता है, 7वें घर में बैठता है और 12वें घर में भी मांगलिक दोष पैदा करता है और अष्टम 8वें घर में भी मांगलिक दोष पैदा करता है। अब अगर मंगल अगर अपनी ओन साइन में बैठता है, अपनी स्वयं की राशि में बैठता है, तो यहाँ पर उसके थोड़े से रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। हालांकि प्लेनेट का एक अपना एक नैसर्गिक नेचर होता है, नैसर्गिक स्वभाव होता है। हर प्लेनेट अपने अपने स्वभाव के हिसाब से व्यक्ति के जीवन में ट्रीटमेंट करता है। हर प्लेनेट अपने अपने नेचर के हिसाब से काम करता है। तो मंगल का जो भी नेचर होगा, मतलब मंगल कितना ही शुभ ग्रह बन के बैठा हो कुंडली में, चाहे कितना भी पापक ग्रह बन के बैठा हो, लेकिन मंगल का अगर स्वयं का एक अपना खुद का एक सिग्निफिकेंस है या फिर जो भी उसका नेचर है वो नहीं छोड़ता। कोई भी प्लेनेट अपने नेचर कभी नहीं छोड़ता है। जैसे शनि अगर दुख का कारक, ग्रीफ का कारक बोला गया है, तो शनि कितना ही अच्छा बैठ जाए कुंडली में, लेकिन जिस भी घर में बैठा है वहां से उसको प्रॉब्लम देनी ही देनी है। तो मंगल अगर कुंडली के किसी भी घर में बैठता है या फिर अगर मांगलिक दोष पैदा करता है, तो उसका एक नैसर्गिक नेचर होता है। वो नेचर होता है क्रोध का, एंगर का, कन्फ्लिक्ट का, या फिर लड़ाई झगड़े का, या मारपीट का, या किसी भी प्रकार से एनर्जी जहां से डिस्चार्ज होती है, जिस भी प्रकार से एनर्जी फॉल की जा सकती है, उस प्रकार से मंगल वर्क करता है। तो अगर मांगलिक दोष पैदा होता है आपकी कुंडली में, तो ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन हो सकता है आपकी कुंडली में मैरिज लाइफ बर्बाद करने का। और भी बहुत सारे पहलू होते हैं मैरिज लाइफ को देखने के लिए। आपकी मैरिज कैसी चलेगी कि नहीं चलेगी, तलाक तो नहीं होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैरिज लाइफ को गवर्न करते हैं या फिर मैरिज लाइफ में इफेक्ट डालते हैं।
अब अगर इसके और पहले वाले पहलू में जाएं हम, तो यहाँ जो कुंडली मिलान होती है वहां से मिलान बस नहीं देखा जाता, वहां से बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं। हालांकि बहुत सारे ज्योतिषी कईयों की जिंदगी खा चुके हैं इसी टॉपिक में, कुंडली मिलान के बारे में, कि भैया बोल दिए कि तुम्हारे में इतने गुण मिल रहे हैं, उतने गुण मिल रहे हैं, या फिर 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा योग मिल रहे हैं आपकी कुंडली में। तो ये सब बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती हैं ये बातें। हालांकि हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें 36 के 36 या फिर 20 के 20 भी गुण मिलते हैं, तो भी मैरिज लाइफ बर्बाद जाती है। इसीलिए आपको एक बात हमेशा ध्यान देनी है कि आपको पहले प्लैनेट्स देखने हैं, या फिर जिस भी व्यक्ति की कुंडली देख रहा है, जिससे भी शादी करनी है, वहां उस 7वें घर को आपको जरूर नोटिस करना है कि 7वां घर कहीं डैमेज तो नहीं हो। और आपको सबसे मेन चीज नोटिस करनी है कि जो 16 वर्ग होता है उसमें आपको जो 7th डिवीजन वाली कुंडली होती है, मतलब जैसे सप्तमांसा कुंडली बोलते हैं, आपको उसमें जरूर नजर डालनी है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो बहुत सारे ज्योतिषी डिस्कस ही नहीं करते इसके बारे में। और मैं आपको बहुत ही मतलब सही ढंग से बताऊं तो यही जो सप्तमांसा कुंडली है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है मैरिज लाइफ में। मतलब इस कुंडली में आपको बहुत बारीकी से प्रेडिक्शन करनी है, बहुत बारीकी से आपको मतलब देखना है इसमें कि कहीं मैरिज लाइफ बर्बाद तो नहीं हो रही। तो आपको पहले लगन कुंडली में नजर डालनी है, जितने स्टेप हमने बताए हैं लगन कुंडली में, वहां पर आपको देखना है, सेम वैसे ही स्टेप से चलना है। और सेम बिल्कुल यही सीक्वेंस में आपको सप्तमांसा कुंडली में भी नोटिस करना है कि सप्तमांसा कुंडली में भी कहीं ऐसी कंडीशन तो नहीं बन रही है। और आपको एक सबसे जरूरी चीज देखनी है, जिस भी व्यक्ति से आपका विवाह हो रहा है उसकी दशा में आपको नजर डालनी है कि कहीं उसकी दशाएं खराब तो नहीं है, कहीं उसकी मैरिज लाइफ को बर्बाद करने वाली दशाएं तो नहीं चल रही हैं। और भी बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, इस टॉपिक में हम और ज्यादा अलग से डिस्कशन करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम इसके बारे में और ज्यादा डीपली आपको एलेबोरेट करके बताएंगे। इसमें हालांकि बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं, यहाँ तो हमने मुश्किल से 20% डिस्कशन किया है कि मैरिज लाइफ में कहां कहां से डिस्टरबेंस पैदा होती है। हाँ, एक पॉइंट और हमें बता दें आपको, जुपिटर या बृहस्पति या फिर शुक्रदेव कहीं से भी अगर सप्तम घर में बैठते हैं, या फिर कहीं से भी देखते हैं, या कहीं से भी वहां पर अपना इफेक्ट डालते हैं, तो आपकी प्रेडिक्शन गलत भी जा सकती है। क्योंकि ये प्लैनेट्स हैं, इनके पास संजीवनी विद्या है और एक के पास अमृतमयी दृष्टि है। मतलब अगर आपकी कुंडली में तलाक के योग भी बन रहे हैं, और अगर वहां अगर बृहस्पति अपना प्रभाव देता है 7वें घर को, या फिर शुक्रदेव देते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो तलाक वाली प्रेडिक्शन है वो फेल हो सकती है, क्योंकि ये हमेशा बचाने का काम करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।